तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जरूरी क्या पढ़ा था। तो संस्कृत टीकाएं देख रहे थे चरक संहिता की। चरकन्यास बहुत बहुत जरूरी है, भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखी है। ये खरनाथ संहिता के प्रति संस्कर्ता भी हैं, याद रखना, खरनाथ संहिता के प्रति संस्कर्ता भी हैं भट्टार हरिश्चंद्र। 6 सेंचुरी इनका टाइम है, जो बिल्कुल रटना है आपको। और चरक पर लिखी गई है, पहली टीका है। दूसरी है चरक पंजिका, स्वामी कुमार, 7 सेंचुरी में लिखी हुई। तो स्वामी जी का पंजा, स्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं पंजे से, ठीक। चरक पंजिका, स्वामी कुमार, 7 सेंचुरी। निरंतर पद व्याख्या, जेजेट। तो एक अनुप्रास अलंकार होता है, अगर आप लोग को याद आ रहा हो, है ना। तो उसमें एक जैसे वर्ड, पहला वर्ड रिपीट होता है, तो उसी तरह याद कर सकते हो कि निरंतर पद व्याख्या, निरंतर कोई चीज आ रही है तो जा 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 रिपीट हो रहा है ना। निरंतर पद व्याख्या, जेजेट, 9 सेंचुरी। परिहार वर्तिका, आषाढ़ वर्मा, 9 सेंचुरी। तो आषाढ़ का परिहार करना है, मतलब आषाढ़ के महीने का, 9 सेंचुरी। बृहत तंत्र प्रदीप, नरदत्त की है, 10 सेंचुरी, खास नहीं है, देख लेंगे सिर्फ। चरक चंद्रिका गैदास, 10 सेंचुरी। तो गैदास को चंद्रिकाकार भी कहा जाता है, रीजन कि चरक के ऊपर भी इन्होंने चंद्रिका लिखी है और सुश्रुत के ऊपर भी चंद्रिका लिखी है, तो न्याय चंद्रिका सुश्रुत के ऊपर। चरक वाली रटने की जरूरत नहीं है, नाम में चरक लिखा आ रहा है, चरक चंद्रिका, ठीक है। न्याय चंद्रिका के और नाम क्या है, तो न्याय पंजिका और बृहत पंजिका। स्पेशली याद कर लेना, बृहत पंजिका किसकी है, तो गैदास की है बृहत पंजिका। और किस स्थान पर लिखी हुई है, सुश्रुत के सिर्फ निदान स्थान पर, सवाल इस पे भी आता है, किस स्थान पे लिखी है। नेक्स्ट आ जाइए, आयुर्वेद दीपिका, चरक की सबसे फेमस टीका है, चक्रपाणी ने लिखी है, 11 सेंचुरी इनका टाइम है, ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका। इसी नाम से, आयुर्वेद दीपिका के नाम से एक और टीका मिलती है, रुद्र भट्ट के द्वारा लिखी गई है, शारंगधर संहिता पे, जिसको हम गूढ़ांत दीपिका नाम से भी जानते हैं। तो आयुर्वेद दीपिका या गूढ़ांत दीपिका शारंगधर पर रुद्र भट्ट ने लिखी है। एक दीपिका टीका मिलती है, वो वैद्यक जीवन एक बुक है, उसके ऊपर लिखी गई है, रुद्र भट्ट के द्वारा ही लिखी गई है ये भी, ठीक है। टाइम इनका 17 सेंचुरी है, रुद्र भट्ट का। तो आयुर्वेद दीपिका चरक के ऊपर चक्रपाणी ने, शारंगधर के ऊपर रुद्र भट्ट ने। आयुर्वेद दीपिका का दूसरा नाम है गुढ़ांत दीपिका, जबकि एक सिर्फ दीपिका नाम से टीका है, वो वैद्यक जीवन पर है, रुद्र भट्ट की लिखी हुई, 17 सेंचुरी में ये भी लिखी है। अगर वैदिक जीवन की बात करें तो ये लोलिम राज की रचना है, इनका टाइम है 17 सेंचुरी। श्लोक आपको बताया होगा, पथ्य सति गदार तस्य किम औषध निषेवणम वाला, ठीक है, कि पथ्य का पालन करने वालों को औषध खाने की जरूरत नहीं है, और पथ्य का पालन ना करने वालों को भी औषध खाने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे चलिए अभी, यहाँ से नेक्स्ट है। तो न्यास टीका अमित प्रभ, 11 सेंचुरी टाइम है। टाइम इनका जरूरी नहीं है, याद रखनी है न्यास टीका, तो हमने ऐसा याद किया था कि नया, तो अमित को नया ही बोलता है, ठीक है। तो न्यास टीका अमित। तो अमित भी शायद पढ़ने आए होंगे आज ना, राजस्थान से एमडी कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट है पुराने, अच्छी बात है। चरक भाष्य, नेक्स्ट है श्री कृष्ण वैद्य की है चरक भाष्य, ठीक है। तो मैंने बताया कि भाषा जो है कृष्ण भगवान की, वो हमेशा दिखाते हैं, बड़ा अच्छे से बोलते हैं, है ना, दुश्मनों को भी बड़ी तारीफ करते हैं। तो चरक भाष्य श्री कृष्ण वैद्य, अगेन 11 सेंचुरी, कोई खास नहीं टाइम। वार्तिककार शीर स्वामी दत्त, वार्तिककार शीर स्वामी दत्त। अच्छा, मैं तो इसको इस तरह याद रखता था कि हम लोग जब छोटे थे, हम एक जगह पे दूध लेने जाते थे ना, तो वो आंटी क्या करती, बातों में लगा लिया करते थे, और दूध के अंदर पानी मिला दिया करते थे, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं चलता था, हम छोटे थे, बातों में रह गए, तो हम ऐसे याद रखते थे कि बातों में रह गए, मतलब बातें तो वार्तिक, और शीर में बेईमानी हो गई हमारे साथ। तो वार्तिककार शीर स्वामी दत्त, 11 सेंचुरी। नेक्स्ट देख रहे हो, चरक तत्व प्रदीपिका, शिवदास सेन। तो हमने बात की कि तत्व शब्द जो आता है, वो शिवदास सेन की रचनाओं में आता है, अगेन इसको रटने की जरूरत नहीं है। चरक तत्व प्रदीपिका, चरक नाम लग गया साथ में, तो शिवदास सेन की है, टाइम जरूरी है इनका, 15 सेंचुरी, याद रखोगे। शिवदास सेन ने चक्रदत्त के ऊपर भी तत्व चंद्रिका टीका लिखी है। तो चक्रदत्त क्या है बेटा, तो जो चक्रपाणी है, उनकी एक बुक है चिकित्सा संग्रह, उसका नाम है चक्रदत्त। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर बार ही कंफ्यूजन लोग करते हैं। तो चक्रपाणी राइटर है, चक्रदत्त उनकी बुक है, जिसका रियल नेम है चिकित्सा संग्रह, ठीक है ना। तो शिवदास सेन ने चक्रदत्त के ऊपर भी टीका लिखी है, उसका नाम है तत्व चंद्रिका टीका, अगेन तत्व शब्द आ गया, यहाँ देख पा रहे हो। और चंद्रिका से कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं गैदा से लगा दो, चंद्रिकाकार समझ के, ठीक है। तो चक्रदत्त पे शिवदास सेन ने तत्व चंद्रिका लिखी। इसी तरह अष्टांग हृदय पर इन्होंने तत्व बोध लिखी है, सिर्फ उत्तर तंत्र पे लिखी है, तत्व बोध उत्तर तंत्र पे। रस रत्न समुच्चय पर तत्व बोधिनी लिखी है, तो अष्टांग हृदय, उत्तर तंत्र, तत्व बोध, रस रत्न समुच्चय, तत्व बोधिनी। आप चाहो तो लिख सकते हो कि रस रत्न समुच्चय के राइटर कौन है, तो उनका नाम लिख सकते हो, रस वाग्भट, ठीक है, वो भी एक वाग्भट ही है, रस वाग्भट। जैसे अष्टांग हृदय के हम लोग मानते हैं कि लघु वाग्भट, और अष्टांग संग्रह के वृहद वाग्भट, उसी तरह ये रस वाग्भट है, रस रत्न समुच्चय के जो राइटर हैं। नेक्स्ट देखोगे, चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ, नरसिंह कविराज, 17 सेंचुरी, बहुत जरूरी बुक नहीं है,
एक नजर अच्छे से डाल लोगे। नरसिंह कविराज, चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ। जल्प कल्प तरु, बहुत बहुत जरूरी, गंगाधर राय की रचना है। ठीक है, टाइम लिखा है 19th सेंचुरी। याद कैसे रखोगे? कि गंगा का जल, ठीक है ना, तो गंगा का जल। अच्छा, एक सवाल गंगा के ऊपर भी आ चुका है एक बार ये, कि गंगा का पानी जो है, कि जितने पापी होते हैं वहां जाके पाप धुल के आ जाते हैं, गंगा में स्नान किया, फिर भी गंगा का पानी जो है लोग पीने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, दूषित क्यों नहीं होता? तो ये सवाल एक बार आ चुका है। तो चाहो तो लिख सकते हो, ड्यू टू बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया। लिख लेंगे, ड्यू टू बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया, है ना। तो बाकी जो बैक्टीरिया है उनका सेवन करता है, मतलब ये खाता है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया, इसकी वजह से ये माना जाता है कि यही कारण है जिसकी वजह से गंगा का पानी साफ रहता है हमेशा। वापस आ जाता है। तो जल कल्प तरु, गंगाधर राय, 19th सेंचुरी, हमने बात की जल, गंगा का जल, ठीक है। आगे देखें, गंगाधर राय ने अपनी टीका जल कल्प तरु में चरक संहिता को सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम ये उपाधि दी है। तो ये याद रखोगे, किसने कहा चरक संहिता के लिए सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम? तो गंगाधर राय ने कहा। कहाँ कहा? अपनी रचना जल्प कल्प तरु में। ठीक है, जरूरी बात है। आगे इनकी कुछ और रचनाएं लिखी हुई हैं। भैषज्य रामायण, आग्नेय आयुर्वेद व्याख्या, भास्कर उदय, मृत्युंजय संहिता, आयुर्वेद संग्रह, प्रयोग चंद्रोदय, नाड़ी परीक्षा। तो कह रहे हैं इस तरह मिला के इनकी कुल रचनाएं काउंट करने पे आती हैं लगभग 76। ठीक है, इनमें बाकी तो इतनी खास नहीं है, लेकिन ये आग्नेय आयुर्वेद, इसको याद रखना। रीजन क्या है, यही लिख लो, कि गंगाधर राय को आग्नेय आयुर्वेद भी कहा जाता है। गंगाधर राय को आग्नेय आयुर्वेद भी कहा जाता है। आरती, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको अभी? आरती अगर है तो सेशन में। हाँ जी सर, अभी हुए सर। हाँ जी ठीक है। थैंक यू। ठीक है आरती, आपकी साइड से वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रही है, तो हो सकता है कि वहाँ सिग्नल प्रॉपर ना हो। ठीक है, जब सिग्नल ठीक नहीं होते तब ऐसा होता है। तो किसी के साथ भी सिग्नल वाली समस्या हो बेटा, तो या तो पोर्ट करा लो अपना सिम, या एक नया सिम दूसरी कंपनी का ले लो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ले लेना, आजकल कहीं ना कहीं दोनों में से एक ना एक नेट जो है काम करता ही है। या तो एयरटेल काम करेगा या जियो काम करेगा। अब तो आज ही या शायद कल जियो ने वो भी लॉन्च कर दिया है ना, जियो एयर करके कुछ एक सर्विस है। तो वो भी 500-600 रुपए का प्लान है पर मंथ का। तो बता रहा हूँ, अगर किसी के साथ जेन्युइन समस्या हो इंटरनेट वाली, तो बेटा उसकी तरफ जा सकते हो आप लोग। देखो चलो आगे, खैर। तो एक तो आग्नेय आयुर्वेद बताया आपको मैंने, कि गंगाधर राय की रचना है आग्नेय आयुर्वेद, इसलिए इनको आग्नेय आयुर्वेद भी कहा जाता है। दूसरी एक और जरूरी बात है, कि नाड़ी की यहाँ बात आई है, नाड़ी। तो याद रखना, कि नाड़ी परीक्षा के ऊपर जब सवाल पूछा जाए कि नाड़ी परीक्षा का विस्तार से किसने वर्णन किया, इस तरह वाली बात, तो आंसर आपको हमेशा शारंगधर लगाना है, शारंगधर। और साथ साथ ये भी याद रखना है कि रावण जो था वो भी नाड़ी विज्ञान का ज्ञाता था। लिख लीजिए, रावण भी नाड़ी विज्ञान का ज्ञाता था। ठीक है, बाकी कई लोग की रचना है नाड़ी के ऊपर। सत्यव्रत की पढ़ेंगे हम लोग नाम में, आगे चल के और भी नाम पढ़ेंगे। तो फिलहाल याद रखो, शारंगधर नाड़ी परीक्षा का विस्तार से वर्णन किया शारंगधर ने, और रावण भी नाड़ी परीक्षा का ज्ञाता था। नेक्स्ट चलिए, चरक प्रदीपिका, ज्योतिष चंद्र सरस्वती की रचना है चरक प्रदीपिका। तो ऐसे सोच लो कि सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है ना, तो चरक को प्रकाश दिखा दिया, चरक प्रदीपिका मतलब चरक को प्रकाशित कर दिया एक तरीके से सरस्वती ने। ठीक है, तो चरक प्रदीपिका सरस्वती, नहीं तो ज्योतिष वर्ड आया है, इससे देख लोगे, ज्योति का ही दीपक दीप होता है ना, ज्वाला या प्रकाश, उस तरह भी याद रख सकते हो। तो चरक प्रदीपिका बाय ज्योतिष चंद्र सरस्वती। टाइम कोई खास नहीं है, बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है चरकोपस्कार, योगेंद्र नाथ सेन, 20th सेंचुरी। अगेन ये रचना बहुत बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल याद रखोगे, चरकोपस्कार योगेंद्र नाथ सेन। लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि चरकोपस्कार के रचनाकार कौन है, और जो पहली रचना आपको पढ़ाई है चरकन्यास, लोग इन दोनों में ही बड़े कंफ्यूज होते हैं। और दोनों ही रचनाएं बहुत जरूरी हैं, तो स्पेशली याद कर लेना। चरकन्यास भट्टार हरिश्चंद्र की है, और ये चरकोपस्कार योगेंद्र नाथ सेन की है। याद करने का तरीका ये हो सकता है, कि जो योगी है वो उपकार करेगा ना सबके ऊपर, तो उपकार वाला वर्ड जो आया चरकोपस्कार ऐसा करके, वो योगेंद्र नाथ सेन की रचना है। और देख लें, नरसिंह कविराज ने माधव निदान पर रोग विनिश्चय विंथारण सिद्धांत चिंतामणि इस नाम से एक टीका की है। नरसिंह कविराज ने माधव निदान जो है उसके ऊपर भी रोग विनिश्चय विंथारण सिद्धांत चिंतामणि इस नाम से एक टीका की है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में एक बार। तो याद रख लेना कि किसके ऊपर लिखी गई है ये रचना, तो माधव के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट आ जाएंगे आप, क्योंकि चरक के जो मेन टीकाकार हैं कह लो आप, तो वो चक्रपाणी है।
तो उनके बारे में यहाँ कुछ बातें लिखी हुई है, देखते हैं वन बाय वन। तो चक्रपाणि को चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस नयन उपाधि दी गई है। चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस नयन, ध्यान से देखना। चक्रपाणि चरक के लिए फेमस है, लेकिन लिखा इन्होंने सुश्रुत के ऊपर भी है। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हो कि भानुमति या तात्पर्य का टीका लिखी है सुश्रुत सूत्र स्थान के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए इनको सुश्रुत सहस्त्र नयन भी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम था नरदत्त और इनके पिता का नाम था नारायण दत्त। मुझे बता दो कि चरक के पिता का नाम क्या था और गुरु का नाम क्या था। वैशंपायन। वैशंपायन कौन है? वशिष्ठ पिता। शुद्ध। वो गुरु। गुरु है ना, और विशुद्ध पिताजी हैं गुरु इनके। थे आदि विष्णु। ठीक है, देख लो आगे। तो चक्रपाणि चरक चतुरानन सुश्रुत सहस्त्र नयन की उपाधि दी। इनके गुरुजी का नाम नरदत्त और पिताजी का नाम नारायण दत्त। अगेन याद रखोगे कि गुरु जो है वो नरदत्त है और पिता जो है वो नारायण दत्त है। ठीक है, तो वैसे तो गुरु को भगवान के समान कहा गया है, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि नारायण जैसे भगवान है तो गुरु नारायण इस तरह, तो ऐसा नहीं सोचना है। गुरु नरदत्त ही है और पिता जो है नारायण दत्त है। क्लियर? आगे देखिए, अन्य रचनाएं चक्रदत्त संग्रह या चिकित्सा संग्रह, या जिसको हमने देखा कि चक्रदत्त भी कहा जाता है। तो संग्रह नाम से इनकी कई रचनाएं मिलती हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हो चक्रदत्त संग्रह या चिकित्सा संग्रह, एक यहाँ देख रहे हो द्रव्य गुण संग्रह, और देखो सर्वसार संग्रह। ठीक है ना, तो संग्रह नाम से इनकी कई रचनाएं हैं। कौन कौन सी हो गई? चक्रदत्त संग्रह, इजी है, याद ही रह जाएगी, चिकित्सा संग्रह। दूसरी द्रव्य गुण संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह। और तीसरी सर्वसार संग्रह, याद रखेंगे। इसके अलावा शब्द चंद्रिका इन्हीं की रचना है। शब्द चंद्रिका, शुभांकर, गूढ़ वाक्य बोध, ये भी इन्हीं की रचना है। शब्द चंद्रिका, शुभांकर, दोनों शाह से हैं। शब्द चंद्रिका, शुभांकर। गूढ़ वाक्य बोध वो भी इन्हीं की रचना है। और इनमें भी सबसे जरूरी ये वाली भानुमति या तात्पर्य। तो ये सुश्रुत सूत्र स्थान पर लिखी गई है, याद रखेंगे, चक्रपाणी ने ही लिखी है। भानुमति या तात्पर्य सुश्रुत सूत्र स्थान पर। नेक्स्ट आ जाओ। ये पॉइंट एक साथ है कि 13वीं सदी में चक्रदत्त के ऊपर निश्चलकर नामक वैद्य ने रत्न प्रभा नामक टीका लिखी। तो 13 सेंचुरी, देखो चक्रपाणी का जो टाइम है ना वो 11 सेंचुरी है। तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी तुक्का लगाने आप लोग जाते हो ना एग्जाम में, गैस वर्क की तरफ जाते हो, तो ऐसी गलती मत करना कि कोई भी आंसर लगा दो। इतना तो जरूर सोच लेना कि टीका किसी के ऊपर की गई है तो उनके बाद वाले किसी व्यक्ति ने की होगी। ठीक है, इतना सेंस जरूर यूज कर लेना। तो क्योंकि चक्रपाणी का टाइम है 11 सेंचुरी, तो उन पे कोई टीका करेगा तो उनके बाद के टाइम वाला ही करेगा। ठीक, तो 13 सेंचुरी वाले हैं कौन? निश्चलकर नामक वैद्य। तो उन्होंने चक्रदत्त के ऊपर, यानी चक्रपाणी की रचना के ऊपर रत्न प्रभा नामक टीका लिखी है। ठीक है, आगे देखिए। चक्रदत्त में परपटी कल्पना सर सब। हाँ बेटा। सर ये चक्रदत्त और चक्रपाणी दत्त बहुत कंफ्यूज करता है, एक बार बता दो कुछ दोबारा कुछ से। देखो, पहले तो यह कंफ्यूज होना नहीं है। चक्रपाणी कहूं या चक्रदत्त कहूं, एक ही बात समझनी है आपको। ठीक, पहली बात तो यह है, तो कंफ्यूज नहीं होगे। दूसरी बात, फिर भी अगर जानना चाहते हो स्पेसिफिक, तो मैंने बताया कि चक्रपाणी जो है वो राइटर है। चक्रपाणी ये है मेन व्यक्ति जो है, ये मनुष्य है चक्रपाणी। और जो ये है चक्रदत्त, ये बुक है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है, जो आपने अभी यहाँ देखे ना, दो नाम ये, चक्रदत्त संग्रह या चिकित्सा संग्रह, इसी का नाम है चक्रदत्त। क्लियर? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं चक्रदत्त भी कहूं तो भी आपको चक्रपाणी समझना है, मैं चक्रपाणी कहूं तो भी आपको चक्रदत्त ही समझना है इन जनरल जब बात चलेगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगे। आगे देखिए। तो चक्रदत्त मतलब 13वीं सदी में चक्रदत्त के ऊपर निश्चलकर नामक वैद्य ने रत्न प्रभा टीका लिखी है। एक बात जरूरी है याद रखना, चक्रदत्त में परपटी कल्पना का सबसे पहले उल्लेख है। ठीक है, तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि परपटी कल्पना का उल्लेख किस रोग के संदर्भ में आया, तो आप पढ़ोगे आगे चल के अलग अलग रोगों में बताई गई है परपटी, लेकिन फिर भी आपसे एक आंसर लगवाएगा, ऐसे क्वेश्चन मिलता है हमें। तो आंसर क्या लगाना है वहां आपको? तो ग्रहणी विकार ही लगाना है। संग्रहणी दिया हो, ग्रहणी विकार दिया हो, क्योंकि मेजरली जो परपटी आई है ना वही आई है। ठीक है ना, बाकी आप लोग अलग अलग रोग में देखोगे, वो एक अलग बात हो गई। तो यहाँ देख रहे हो चक्रदत्त में पहली बार परपटी कल्पना का उल्लेख आया, और कहाँ आया? यहाँ भी ग्रहणी प्रकरण के अंदर, याद रखेंगे। कह रहे हैं जो बुक है इसके अंदर 78 प्रकरण है। तो अध्याय को इन्होंने प्रकरण कहा है। आयुर्वेद में ये एक ट्रेंड है कि चैप्टर नहीं कहते थे, वो अपना कुछ अलग अलग नाम देते हैं। कोई कह देता है कांड, उसको कोई गुच्छ कह देता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे, स्तबक, बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा प्रकरण।
राजक्षमा में विंध्यवासी योग का प्रयोग बताया, बहुत बहुत जरूरी है, बिल्कुल याद रखेंगे। विंध्यवासी योग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो राजक्षमा की चिकित्सा में। परिणाम शूल में सप्तामृत लोह, शतावरी मंडूर, तारा मंडूर, जिसको कहूंगा जरूरी है उस पर फोकस करना, बाकी काफी चीजें लिखी हैं। बाल रोगों में स्वर्ण गैरिक, कहने वमन की चिकित्सा ताम्र भस्म है। अर्श रोग में रस गुटिका, राजक्षमा में रसेंद्र गुटिका, अम्ल पित्त में क्षुधावर्धी गुटिका, अग्निमांद्य में पानीय भक्तवटी, इसको देख सकते हो, पानीय भक्तवटी अग्निमांद्य में। मसूरिका में कजली का प्रयोग, ये कुजली हो गया गलती से, कजली है, ठीक है। मसूरिका में कजली का प्रयोग। यकृत प्लीहा रोगों में लोकनाथ रस, कोई खास नहीं, मसूरिका में कजली का प्रयोग देख लेना। अच्छा, यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं इनमें अगर फिर भी आप थोड़ा सा ज्यादा जरूरी पॉइंट याद करना चाहो, तो ये तो चक्रपाणी की बात हुई है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें कि तो बाल रोगों के अंदर जो श्रेष्ठ औषधि कही गई है बच्चों के रोगों की, तो वो कही गई है रसांजन। चाहो तो लिख लो रसांजन, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं मेनली उसको? गुदपाक के अंदर, है ना। बच्चों में जैसे अही पूतना या नैपकिन रैश जो आप लोग देखते हो, उस तरह की कंडीशन की चिकित्सा है। तो रसांजन बच्चों का ये श्रेष्ठ मेडिसिन कही गई है बच्चों के लिए। एक मेडिसिन का पर्याय ही होता है शिशु भेषज, ठीक है। तो लिख लेंगे अतिविषा। ये पॉइंट जरूर लिख लिया करो बेटा, जरूरी पॉइंट्स होते हैं काफी जो मैं बताता हूँ आपको, ये वो चीजें जो बहुत जरूरी हैं। तो अतिविषा, तो लिख लेंगे इसका पर्याय शिशु भेषज्य। और ये भी लिख लेना कि निर्विष होती है, इसमें विष होता नहीं है, नाम भले ही अतिविषा, शिशु भेषज्य, अतिविषा। किसी का रह जाए, मैंने पहले भी कहा है कि ये सेशन क्योंकि थोड़ा सा हम स्पीड में पढ़ते हैं, जो लोग रेगुलर बैच पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे वो जानते हैं कि ये थोड़ा सा तेज स्पीड रख रहा हूँ इसमें मैं। तो आपका अगर कुछ रह जाए मुझसे बेझिझक पूछ लेना, है ना। ऐसा नहीं है कि सोचते रहो कि कोई नहीं पूछ रहा, हो सकता है बाकी लोगों ने कभी पढ़ रखा हो, उनको पता हो। क्लियर? आगे चलिए। तो नेक्स्ट है मसूरिका के अंदर कजली का प्रयोग। यकृत प्लीहा रोगों में लोकनाथ रस, कोई खास नहीं है। प्रसव के विलंबित होने पर च्यवन मंत्र, उभय त्रिशंक यंत्र, उभय पंचदशक यंत्र, तो बेटा ये यंत्र होते हैं, है ना, तो पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर प्रसव ना होता हो, स्त्री को विलंबित प्रसव होता हो, तो उसको लाने के लिए ये कुछ यंत्र हैं, कुछ मंत्र हैं, इनकी पूजा करनी है, तो एक नजर डाल लेना कि इनका प्रयोग बताया गया है। शुक्र स्तंभन के लिए करंज के बीज के भीतर पारद रखकर ऊपर से सोना चढ़ाकर मुख में धारण करने की बात आई है। ये योग मुझे लगता है रिसेंटली कहीं पूछा गया था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा एग्जैक्ट, लेकिन याद रखना कि इनमें से कौन सा योग है जो शुक्र स्तंभक है। तो करंज के बीज के भीतर पारद रखकर ऊपर से सोना चढ़ाकर मुख में धारण करना, यानी करंज मेनली याद रख लोगे। नेक्स्ट है मृग शृंग भस्म का हृदय रोगों में प्रयोग, ये बहुत जरूरी है। मृग शृंग भस्म हृदय रोगों में, इसको याद कर लेंगे। शंख भस्म इन परिणाम शूल, मयूर पिछ भस्म हिक्का और श्वास में, ये काफी जरूरी है। मयूर पिछ भस्म हिक्का और श्वास के अंदर। जो मार्क कर रहा हूं बेटा मार्क कर लेना, आपके लिए वो चीजें बहुत जरूरी हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर चीजें देखो वो ही पूछता है जिनको मैं कहता हूँ कि बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन वो भी रिकॉल नहीं कर पाते एग्जाम में हम फाइनली। क्योंकि क्या होता है यूपीएससी के अंदर कि आज नोटिस आया, अभी सब रिलैक्स हैं कि शायद 8 महीने बाद होगा, 9 महीने बाद होगा, लेकिन यूपीएससी में होता क्या है, एकदम से किसी दिन नोटिस आएगा एकदम से, कि अभी हम रिलैक्स थे, 1 महीने बाद एकदम से नोटिस आया कि अब एग्जाम है आपका अगले 22 दिन बाद। तो फिर तैयारी का टाइम नहीं मिलता, लोग हड़बड़ा जाते हैं, तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसीलिए जिन चीजों को कह रहा हूँ जरूरी है, अच्छे से याद करते चलोगे यहीं पे, ऐसा नहीं बात के लिए रखना है वो। तो मयूर पिछभस्म हिक्का और श्वास के अंदर जरूरी है। व्याघ्री हरित की कास में, गृध्र से सियाटिका जिसको हम बोलते हैं, वहां पे शेफालिका पत्र को आत, ये स्पेशली याद रख लोगे, ये बहुत जरूरी है। और कह रहे हैं कि लक्ष्मी विलास तेल, विष्णु तेल, कोई खास नहीं, वो छोड़िए आप। गुल में कांकायन गुटिका, इसको याद कर लेंगे, गुल में कांकायन गुटिका, ठीक है। कांकायन वैसे काफी जरूरी नाम है, एक आचार्य हैं कांकायन, लिख लेना इनको, बालिक चिकित्सक, ठीक है, बालिक चिकित्सक, यूनानी वैद्यक, इन नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बालिक चिकित्सक, यूनानी वैद्यक, इन नामों से भी जाना जाता है कांकायन को, याद रखेंगे, दोनों पॉइंट जरूरी हैं, ठीक है। तो गुल में कांकायन गुटिका का प्रयोग है। आम वात में सिंहनाद गुगलू, उसके कंटेंट लिखे हैं कि गंधक होता है, त्रिफला होता है, एरंड तेल होता है, बहुत जरूरी बात है। गंधक, त्रिफला, एरंड तेल तीनों याद रखोगे,
गंधक, त्रिफला, एरंडेल। आमवात में सिंगनाथ गुगुलू यूज होता है। आपको क्या डिस्कशन हो चुका है एक बार कि ओए में क्या देते हैं, आरए में क्या देते हैं, सारी बात हो गई है ना हमारी इस बैच के अंदर? क्लियर, तो उसको डिस्कस नहीं करते। यस सर, हो हाँ गया। जी सर। ठीक है बेटा। तो आप याद क्या रखोगे, यहाँ जरूरी बात क्या है वो समझ लोगे। देखो आमवात के अंदर एरंडेल जो है ना, ये बहुत अच्छा कहा गया है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। आमवात गजेंद्र रस शरीर वन चारिणी ऐसा करके श्लोक आता है पूरा एक। ठीक है। तो स्नेह केसरी करके आप चाहो तो एक वर्ड लिख लो बस फिलहाल याद करने के लिए, स्नेह गज केसरी ऐसा। स्नेह गज केसरी। तो गज केसरी होता है ना, महावत जो होता है एक तरीके से, जो हाथी को भी कंट्रोल कर लेता है। तो उस तरह इसका कंपैरिजन किया हुआ है कि एरंड तेल आमवात के लक्षणों को ना उसी तरह कंट्रोल कर लेता है जैसे एक महावत जो है हाथी को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, गज केसरी की तरह कहने का मतलब। ठीक, अब ये बात क्यों जरूरी है वो ध्यान से सुन लो। देखो होता यह है कि जो भी कंडीशन आमज होती है, आमज कंडीशन में हम लोग स्नेह का प्रयोग नहीं कराते। आम की जब कंडीशन होगी ना, तो स्नेह का प्रयोग नहीं कराते। ठीक, इसका तो नाम ही आम बात है। तो यहां भी स्नेह का प्रयोग नहीं कराते, लेकिन कैसे नहीं कराते? एक्सटर्नली, ये बात लिख लो स्पेशली। आम बात में बाह्य स्नेह का प्रयोग नहीं कराते, यानी त्वचा पे अभ्यंग वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा। आम बात बाह्य स्नेह का प्रयोग नहीं कराते। ठीक है। इंटरनली लेकिन एरंड का तेल दिया जाता है, याद रखना, लोग सवाल करते हैं। आगे चलिए। चरक संहिता का अरबी भाषा में भी अनुवाद हुआ है। कब हुआ है? तो 8th सेंचुरी में अनुवाद हुआ है अरबी भाषा में। और नाम भी देख लो, कुछ अरेबिक सा ही है, सरक इंडियानस। ठीक है, सरक इंडियानस इस नाम से अरबी भाषा में अनुवाद हुआ है। हिंदी अनुवाद पहली बार पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने किया। पंडित ज्वाला प्रसाद जी, सवाल नहीं आया कभी इसके ऊपर। हिंदी वाली जो टीकाएं हैं यहाँ से जनरली कभी सवाल पूछा नहीं गया है, मगर देख लेंगे। तो हिंदी अनुवाद सर्वप्रथम पंडित ज्वाला प्रसाद जी। हिंदी टीकाएं श्री कृष्णलाल, राम प्रसाद शर्मा, जयदेव विद्यालंकार, इन सब ने लिखी हैं हिंदी टीकाएं। अत्रिदेव विद्यालंकार ने तो चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय तीनों पर टीकाएं लिखी हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा था संस्कृत टीकाओं में, किसने लिखी है तीनों पे? जयजट। जय जय। जयजट। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ अत्रिदेव विद्यालंकार है, तीनों पे टीकाएं लिखी हैं। काशीनाथ गोरखनाथ, इन्होंने विद्योतनी टीका लिखी है चरक की। ये वो टीकाएं जनरली ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर यही पढ़ाई जाती है ना, कम से कम यूपी के जो कॉलेजेस है वहां तो सब जगह यही चलती है हमारे। तो काशीनाथ गोरखनाथ चतुर्वेदी, इन्होंने विद्योतनी नाम की हिंदी टीका लिखी है। अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले कब हुआ था? तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, क्लियर कट कोई टाइमलाइन नहीं है, कहीं क्वेश्चन बना दिए हैं, वो कैसे बना दिए कि देखो हम जो पढ़ते हैं कहीं 1890 से 1895 98 के बीच में। ठीक है। जो भदंत नागार्जुन की आपने देखी थी बुक, कौन सी बुक है उनकी? रस वैशेषिक। ठीक है, भदंत नागार्जुन की एक बुक है रस वैशेषिक, शायद पढ़ा नहीं आप लोगों ने अभी। तो उसके साथ ही इसका भी प्रकाशन कराया गया था। ठीक है, चरक का अंग्रेजी भाषा का अनुवाद जो है, तो ये कहीं 1890 से 1895 98 के बीच में हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ भी दे देगा टाइम आपको, 1892 लिख दे, मान लो 95 लिख दे, 98 लिख दे। एक ऑप्शन इसके पहले का लिखेगा काफी, और ऑप्शन काफी बाद के लिख देगा मान लो, तो अपना आंसर लगा लेना 90 से 95 98 के बीच जो भी दिया हो टाइम। क्लियर, तो वही लिखा है। कह रहे हैं कि जामनगर से 1949 में, इसमें सही नाम कर लोगे, ये देखो अविनाश चंद्र वाली जो है ना, यही है अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद था, ये था अविनाश चंद्र का रियल में। ये गाइड में आपकी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, जामनगर से भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है, तो वहां से किसने किया है? तो लिख लो मेहता जी, नाम लिख लेंगे मेहता। ठीक है, पीजे मेहता है कि उन्होंने किया है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। सही तो ये है जवाब इसका। ठीक है, मेहता लिख लो आप नाम बस, मेहता जी, जो जामनगर से हुआ है अंग्रेजी भाषा का अनुवाद। वो जो स्टेटमेंट है अविनाश चंद्र ने 1949 में किया, वो बेटा आपकी गाइड में दिया हुआ है गोविंद पारिक में, तो वो पॉइंट गलत है, लेकिन चला आ रहा है बहुत पहले का लिखा हुआ है। क्लियर, तो ये बात भी ध्यान रखना। एग्जाम में अगर सवाल पूछ ले और मान लो अविनाश चंद्र नाम लिखा हो 1949, समझ जाना गाइड से क्वेश्चन बनाया है, तो वो लगा देना। वो मेहता वाला नहीं देगा आपको, लेकिन ये करेक्ट आंसर है। मेरी बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? कि गाइड्स के अंदर अविनाश चंद्र ही दे रखा है 1949 जामनगर से, लेकिन वो गलत है। लेकिन सवाल उसी पे बना हुआ है जो पहले बना हुआ है। अगर मेहता दे दिया मान लो, तो समझ जाना कि एग्जामिनर ने पढ़ लिया है वो, तो फिर ये लगा देना मेहता। अगर ये नहीं दिया, अविनाश चंद्र है ऑप्शन के अंदर, तो उसी के साथ चले जाना चुपचाप, ज्यादा माइंड मत लगाना। क्लियर, आगे देखते हैं। अष्टांग आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में सभी आचार्यों ने 8 ही अंग माने हैं, जैसा हम लोगों ने देखा था कि आचार्यों ने 8 स्थान और 120 अध्याय की प्रतिज्ञा ली। तो उसी तरह सभी ने 8 ही स्थान माने हैं।
तो 8 स्थान कौन से हैं, किसी एक के याद कर लेना। ज्यादातर लोग वाग्भट के याद कर लेते हैं, तो वाग्भट का देखो ये श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक क्या, नाम लिखे हुए हैं। काय बाल गृह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषांग, सब जानते होंगे, ये 8 अंग हैं। ठीक है, तो कोई पूछता नहीं है आज की डेट में, सवाल किस चीज के ऊपर आ चुका है, तो वो चीज हम देखेंगे। एक तो ये किसने कहाँ पे किया आयुर्वेद का डिवीजन, तो चरक ने तो किया सूत्र 30 के अंदर, यानी सूत्र स्थान का लास्ट चैप्टर है चरक सूत्र 30। ठीक है, सुश्रुत ने पहले ही चैप्टर में कर दिया सूत्र 1 में ये डिवीजन जो किया 8 अंगों का। वाग्भट ने भी सूत्र 1 में किया, लिखा हुआ है यहाँ पे। काश्यप ने विमान स्थान में किया है, इसको याद रखना, और काश्यप के सवाल मत करना, पहले ही बता देता हूँ। काश्यप ज्यादा सवाल नहीं, उसके अंदर जितना लिखा है जितना मिल रहा है उतना, क्योंकि काफी खंडित है काश्यप संहिता। तो काश्यप विमान स्थान, बाकी तो और कुछ लिखा नहीं किसी का रेफरेंस। अब इसके अलावा दूसरी बात क्या याद रखनी है, कि चरक में कुमार भृत्य को किस स्थान पे रखा गया, तो यहाँ देख पा रहे हो 6 स्थान पे है, अगर ध्यान से देखोगे ये रहा कुमार भृत्य। सुश्रुत ने कहा रखा है 5 पे। वाग्भट ने कहा रखा 2 पे। काश्यप पहले ही नंबर पे रखा है, और हारित ने चौथे नंबर पे रखा है। ठीक है, ये नंबर लिख लो आगे। चरक ने छठे नंबर पे रखा है पीडिया को, सुश्रुत ने 5वें नंबर पे रखा है, दूसरे पे रखा वाग्भट ने, पहले पे काश्यप ने रखा, और चौथे पे हारित ने रखा। अब सवाल ये पूछा जाता है कि काश्यप ने क्यों पहले पे रखा है कुमार भृत्य को, तो काश्यप ने एक श्लोक दिया है कि बाकी सभी जो अंग है आयुर्वेद के, उनमें जिस व्यक्ति की चिकित्सा की जा रही है ना, उसको मैं ही पाल पोस के बड़ा करता हूँ, मतलब मेरी पीडिया ब्रांच है कि हम उस बच्चे को बड़ा करते हैं, फिर वो इस लायक होता है कि उसका ट्रीटमेंट होता है। तो उन्होंने इसलिए पूरा श्रेय अपने आप को रख दिया, और कहा कि पीडिया को नंबर 1 पे रखना चाहिए। क्लियर है, एक श्लोक है अनेन ही संवर्धितम इससे चिकित्सन्ते अन्य, ऐसे करके श्लोक मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। तो ये नंबर डाल लेना, सवाल आ सकता है इस पे किस नंबर पे पीडिया है। यहाँ बेटा कुछ तंत्र लिखे हुए हैं, अब सवाल इस पे भी नहीं आता है वैसे, कि कौन सा ग्रंथ है वो किस तंत्र से संबंधित है। तो यहाँ कुछ नाम लिखे हैं, एक बेसिक नजर इसके ऊपर अपना दौड़ा लो। तो शल्य तंत्र के कुछ ग्रंथ हैं, ओरभ्र, ओपधेनव, पोष कलावत, वैतरण, गोपुर रक्षित, कर वीर्य, भोज, व्रत भोज, कृत वीर्य, दोबारा नाम आ गया, भालुकी, कपिल तंत्र और गौतम तंत्र। जो सवाल पूछ चुका है वो इन पे पूछ चुका है, भालुकी, कपिल और गौतम। ठीक है, भालुकी तंत्र, कपिल तंत्र और गौतम तंत्र। ठीक है, तो क्यों पूछ चुका है, कि गौतम से लोग गौतम बुद्ध ऐसा रिलेट करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार ज्यादा था ना, तो हिंसा उस समय बिल्कुल बंद थी। है ना, सम्राट अशोक वाली कहानी मैंने आपको सुनाई होगी शायद, नहीं सुनाई तो सम्राट अशोक ने जो युद्ध हुआ था उसके बाद देख के कि इतने लोग मर गए हैं, तो वो काफी मतलब व्यथित हुआ, और उसने जो है बौद्ध धर्म कहते हैं अपना लिया था बाद में, उसके बच्चों ने इवन उसका प्रचार किया था बौद्ध धर्म का। तो उसमें यह था कि उन्होंने शल्य चिकित्सा लगभग बंद कर दी थी उस समय, कहा जाता है सम्राट अशोक के टाइम में। है ना, तो शल्य तंत्र का वो पतन का टाइम माना जाता है। तो खैर, समय आता है अलग अलग। तो याद रखोगे शल्य तंत्र का है गौतम तंत्र, तो ऐसा नहीं सोचोगे कि शल्य नहीं होगा वहां पे। तो गौतम तंत्र भी इसी का है, भालू की है, और कपिल तंत्र है, तो इनके नाम इसलिए स्पेशली देख लेना आप लोग। शालाक्य के तो सारे नाम याद कर लेना। ठीक है, ये मैं आपको शालाक्य में शुरुआत में क्योंकि याद भी कराऊंगा ही कराऊंगा। तो विदेह निमि कांकायन, गार्ग्य गालव, सात्यायिक शौनक, भद्र शौनक, कराल, चक्षुष्य, कृष्णात्रे और कात्यायन तंत्र, इनको ध्यान से देख लेना। ये विदेह और निमि का नाम जो देख पा रहे हो ना, इसके लिए तो खुद सुश्रुत ने ऐसा लिखा है कि मैंने पूरा का पूरा जो शालाक्य तंत्र है, कि मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने विदेह देश के राजा निमि से सीखा है, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो स्पेशली इन दोनों के नाम तो याद ही रखोगे, विदेह और निमि। क्लियर। फिर वाजीकरण के कुचुमार तंत्र, अनंग रंग, पंचशायण, इसको देख लेना, थोड़ा जरूरी से है, इन नामों को देख लेंगे आप। अगत तंत्र के देख रहे हो, काश्यप संहिता, व्रत काश्यप संहिता, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीडिया के ग्रंथ हैं, काश्यप व्रत काश्यप, तो ये अगत तंत्र के भी हैं। स्तनक संहिता, लात्यायन संहिता, आलम्बायन संहिता, गरुड़ संहिता, बृहस्पति संहिता और उसन संहिता। तो हम लोग कुछ ऐसे याद रखते थे कि बृहस्पतिवार को एक गरुड़ जो है, देखो ऐसा, बृहस्पतिवार को एक गरुड़ यानी गरुड़ संहिता। ठीक है, सनक गया मतलब गुस्सा आ गया उसको, सनक यानी सनक संहिता। और सनक के उसने क्या किया, उसने यानी उसन संहिता। उसने आ, ऐसा कर लो कि लंबा लंबा किसी को लातों से मारा, मतलब खूब, इस तरह करके जैसे ट्रिक बना लो, इस तरह कुछ याद कर लो कि एक गरुड़ था, बृहस्पतिवार को वो सनक गया, और उसने जो है
लंबे लंबे लातों से मारा किसी को, लंबी यानी अलंबा, लातों से मतलब लाते आना, ऐसा करके तो याद रह जाएंगे। बाकी अगर तंत्र के काश्यप व्रत काश्यप भी है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, कुमार व्रत है। तो जीवक, काश्यप, व्रत काश्यप, परवर्तक, हिरण्याक्ष, बंधक और कुमार तंत्र। इसके लिए भी ट्रिक चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो कि हिरण्याक्ष ने कुमार को पर्वत पर बांधा। तो सबको कहानी याद होगी, होली वाली, अभी पीछे होली गई है। तो होली क्यों मनाते हैं? कि वो होलिका दहन हुआ था ना, कि हिरण्याक्ष एक राक्षस था, उसकी बहन थी, उसको वरदान था कि जलेगी नहीं वो आग के अंदर। तो पूरी कहानी है वो, तो उसी पे बनाया जाता है, तो वैसे याद रख लो। तो हिरण्याक्ष अपने ही बेटे को मारना चाहता था, इसीलिए अपनी बहन की गोद में दिया था बेटे को आग जला के। तो हिरण्याक्ष ने कुमार को यानी अपने बेटे को पर्वत से बांध दिया, पर्वत यानी परवर्तक, और बांध दिया मतलब बंधक तंत्र। तो आपको याद रह जाएंगे। बाकी जीवक और काश्यप तो इजी है, सभी जानते हो, पीढ़िया के ही है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है, कुछ रह गया हो? मैं फिर कह रहा हूँ, नए लोग झिझकते हैं बेटा, बिल्कुल बेझिझक पूछ लेना, कोई ट्रिक रह जाए, आपको लगे जरूरी है आपके लिए, नहीं जरूरी लगे कोई बात नहीं है, अगर आपको दूसरे तरीके से याद हो, अदरवाइज पूछ लेना कहीं कुछ रह जाए तो। आगे देखो, नेक्स्ट बेटा, ये जो श्लोक है इसमें लिखा हुआ है। अरे हिरणाक्ष वाला क्या बोला आपने? बेटा मैंने एक ट्रिक बताई कि हिरण्याक्ष का बेटा था ना प्रहलाद, वो कहानी सुनी होगी कि प्रहलाद भगवान की पूजा करता था, हिरण्याक्ष पसंद नहीं करता था, उसको मारना चाहता था, है ना। तो वैसे ही हमने ट्रिक बनाई है कि हिरण्याक्ष ने क्या किया, अपने बेटे को, हिरण्याक्ष ने अपने कुमार को, कुमार यानी बेटे को, पर्वत पर बांध दिया, है ना, मारने के लिए। तो याद रह जाता है इससे कि पीढ़िया के ग्रंथ है सारे। तो हिरण्याक्ष ने कुमार को यानी हिरण्याक्ष तंत्र, कुमार तंत्र पर्वत पर बांध दिया, परवर्तक और बंधक तंत्र। ठीक। आगे जो आप श्लोक देख पा रहे हो, इसमें बताया है कि चरक संहिता में किस अध्याय पे या किस स्थान पे किस दर्शन का प्रभाव है। इसको आपको रटना है, बिल्कुल मैं बता दे रहा हूं। तो देखो यहां लिखा है कि सूत्र स्थान के आद्य अध्याय यानी पहले अध्याय पे वैशेषिक दर्शन का प्रभाव है। तो पहला चैप्टर विशेष है, ऐसा करके याद कर सकते हो कि विशेष से शुरू कर रहे हैं कोई पढ़ना। कह रहे हैं अष्टम आदि इंद्रियोपकर्मणीय अध्याय, 8वां चैप्टर है इंद्रियोपकर्मणीय। आप सबने याद किया होगा, आज मैंने कहा था ब्रेक के बाद सुनूंगा मैं नाम, रिवाइज करके आना। चरक सूत्र, सुश्रुत, चरक सूत्र, चरक चिकित्सा, ब्रेक के बाद सुनूंगा मैं, पक्की बात है। तो अष्टम आदि इंद्रियोपकर्मणीय अध्याय, उसके ऊपर धर्म शास्त्रों का प्रभाव दिखता है, धर्म शास्त्रों का। कह रहे हैं विमान के जो 8 अध्याय हैं वहां पे गौतम के न्याय दर्शन का प्रभाव दिखता है, याद करने के लिए कि गौतम जो थे वो विमान पे बैठ के आए थे न्याय करने के लिए, है ना, कि प्लेन से आए थे न्याय करने, ऐसा याद कर सकते हो। ठीक। शारीर स्थान के प्रथम अध्याय पे सांख्य दर्शन का प्रभाव दिखता है, सांख्य। तो शा से शारीर, सा से सांख्य, ऐसा याद कर लो, शारीर स्थान सांख्य दर्शन का प्रभाव। और सिद्धि स्थान पे वेदांत का अद्वैतवाद, सिद्धि वेदांत का द्वैतवाद। देखो सिद्धियां जो है वेदों में बताई गई हैं, सिद्धियां कैसे प्राप्त करनी है। तो सिद्धि स्थान वेदांत का अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। बेटा ब्रेक होने वाला होगा, किसी भी समय ब्रेक हो जाए, 10 मिनट के बाद वापस ज्वाइन करना। सेशन का टाइम खत्म हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, 10 मिनट के बाद इसी आईडी से दोबारा ज्वाइन करना।